हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आप लोगों के साथ ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 शेयर किया था। इसके कुछ नोट्स और एक वीडियो आपके संग शेयर की गई थी, जिसमें आपको बताया गया था कि एग्रीकल्चर होता क्या है और इसके कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया था, जिसमें कमर्शियल फार्मिंग और सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में बताया था और उनके दूसरे काइंड्स के बारे में भी बताया गया था। आज इस वीडियो में और आपके साथ जो नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ, उसमें मैं कुछ फसलों के बारे में, जो मुख्य फसलें हैं हमारी, उनके विषय में आपके संग बात करेंगे। इसमें सबसे पहले है हमारी राइस यानी कि चावल, जो कि एक तरह की खरीफ फसल है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। भारत चावल का विश्व में सेकेंड नंबर पर उत्पादक देश है। Known as paddy fields and required to be flooded with 10 to 12 centimeter deep water in the early stage। शुरुआत में ही इसमें ये जो हमारी क्रॉप लगाई जाती है, चावल के जो पौधे लगाए जाते हैं, इन पौधों को 10 से 12 सेंटीमीटर भरे हुए पानी से भरे हुए खेत में लगाया जाता है, इसीलिए इसको पैडी क्रॉप कहा जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉप खरीफ। मैंने शुरू में ही बताया, ये एक तरह की खरीफ फसल है। इसकी कुछ वैरायटीज़ हैं, जिसके अमान, साल, साली, अफ़गानी, औस, बोरो, पलुआ, ये कुछ इसकी वैरायटीज़ हैं जिनके नाम यहाँ दिए हैं। टेम्परेचर दैट सुटेबल फॉर राइस इरिगेशन, यानी कि चावल के खेतों की सिंचाई करने के लिए जो सही तापमान की ज़रूरत होती है और जो वर्षा की ज़रूरत होती है, उसमें तापमान चाहिए होता है 24 डिग्री सेल्सियस और जो रेनफॉल चाहिए होता है वो होता है 150 सेंटीमीटर। भारत में कुछ राज्य हैं जो कि चावल के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखते हैं। उनमें है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम, तमिलनाडु एंड हरियाणा। ये आपके साथ एक मैप हमने यहाँ शेयर किया है। इस मैप में जितने भी राज्यों को येलो कलर से कवर किया गया है, ये वो राज्य हैं जहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा वीट यानी कि गेहूँ। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। यह भारत में सबसे ज़्यादा जो सेकेंड नंबर पर हमारी यूज़ की जाती है, ये वो फसल है गेहूँ, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन प्रोडक्शन ऑफ वीट वर्ल्ड वाइड। भारत पूरे विश्व में सेकेंड नंबर का गेहूँ का उत्पादक देश है। इट इज़ अ राबी क्रॉप, यह एक तरह की राबी क्रॉप है। इसकी भी कुछ वैरायटीज़ हैं, जिसमें कल्याण सोना, सोनालिका, हीरा, ये इसकी कुछ वैरायटीज़ के नाम दिए हैं। अब गेहूं के खेतों का भी जब सिंचाई करते हैं, उसका इरिगेशन होता है, तो उसके लिए जो टेम्परेचर सही हमें चाहिए होता है वो 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और रेनफॉल 20 से 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए। भारत के जो राज्य गेहूं के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखते हैं वे हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। इसके लिए भी एक मैप मैंने यहाँ शेयर किया है। इसमें भी जो आपका येलो कलर का कलर जिस स्टेट को कवर कर रहा है, वो सारे ही आपके गेहूं के उत्पादक राज्य हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा मिलेट यानी कि मोटे अनाज। इसमें हमारे जितने भी मोटे अनाज हैं उनको हम मिलेट कहते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, ये कुछ भारत में उगाए जाने वाले हमारे मिलेट्स हैं। दे ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। ये बहुत कम वर्षा वाले, मतलब इसको कम हमें उपजाऊ भूमि की ज़रूरत होती है। इसमें बलुई मृदा में उगाया जाता है। इट इज़ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। ये ऐसी फसल है जिसमें बहुत कम वर्षा की ज़रूरत होती है और मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब कि ना बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या
बीच का टेम्परेचर हो, कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, तो उच्च या मध्यम टेम्परेचर में ये फसलें होती हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा मेज़ यानी कि मक्का। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ये एक तरह की हमारी खरीफ क्रॉप है। सोन अ फ्यू वीक्स बिफोर द onset of winter rainy season in September and October. It requires 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। इसको उगाने के लिए जो सर्दियों में वर्षा का मौसम आता है, बारिश का जो मौसम आता है सर्दियों में, उससे कुछ हफ्तों पहले ही इसको उगाया जाता है, सितंबर और अक्टूबर में। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए होता है। इट कैन नॉट बी ग्रोन इन एरियाज़ ऑफ मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। ये उन एरियाज़ में नहीं उगाई जा सकती जहाँ पर 100 से ज़्यादा, आपकी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। मोर देन हाफ द मेज़ ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड इन 4 स्टेट्स। 4 ऐसे हमारे भारत के राज्य हैं जहाँ पर आधे से ज़्यादा मक्का उगाई जाती है। ये है आपके मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान। मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ इन इंडिया। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेज़ यानी कि मक्का उगाई जाती है। दिस स्टेट contribute over 14% of maize from about 13.5% of maize area of the country। पूरे देश का करीब 14% आपका मक्का जो है वो मध्य प्रदेश से ही हमें मिलता है। करीब ये 13.5 है, और इसको हम अगर राउंड फिगर बोलें तो 14% का जो मेज़ है वो हमें मध्य प्रदेश से मिलता है। पूरे देश में 14% मेज़ मध्य प्रदेश से मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉटन यानी कि कपास। इसे हम रुई भी बोलते हैं, आप लोग आम भाषा में जब देखते हैं तो आप लोग रुई भी बोलते हो। कॉटन इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल खरीफ क्रॉप। ये एक तरह की खरीफ क्रॉप है जो कि आपका उष्णकटिबंधीय आपका की फसल है। इट इज़ अ फाइबर क्रॉप एंड इट इज़ नोन एज वाइट गोल्ड। ये एक तरह की रेशेदार फसल है और जो कि सफ़ेद सोना कहलाती है। इंडिया रैंक्स 3rd इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में इंडिया का जो हम रैंक देते हैं, इंडिया भारत जो है वो 3रे नंबर पर ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन होती है, यानी कि रुई का उत्पादन किया जाता है। द वेराइटीज़ ऑफ कॉटन आर लॉन्ग स्टेपल, मीडियम स्टेपल और शॉर्ट स्टेपल। जो कॉटन के डिफरेंट आपके वेराइटीज़ हैं उसमें बड़ा रेशा या छोटा रेशा या बीच का रेशा, रेशे की जो लेंथ है उस पर इसकी वैरायटी को क्लासिफाइड किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर कॉटन इरिगेशन टेम्परेचर सुटेबल दैट 21 to 30 डिग्री सेल्सियस। कॉटन के जो खेत हैं उनका जब इरिगेशन किया जाता है तो उसके लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, और जो रेनफॉल की ज़रूरत होती है वो है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। भारत में जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा कॉटन उगाई जाती है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु और उड़ीसा। ये एक बात और भी है इसमें कि ये एक तरह की ये काली और जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छी उगाई जाती है। अगर हम बात करें पूरे विश्व की तो उसमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र में भी कपास के ये अग्रणी उत्पादक देश हैं। ये जो कॉटन है इससे हम सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल का कार्य करता है। ये मैप भी इसके संग मैंने शेयर किया है जिसमें आपको जितने भी आपके ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कॉटन उगाई जाती है उनको येलो कलर से कवर किया गया है। नेक्स्ट नंबर पर आता है हमारा जूट, यानी कि पटसन भी बोलते हैं इसको। तो जूट जो है रस्सी वगैरह बनाने के भी काम में आता है। It is one of the most important natural fiber in term of cultivation and usages। ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट
आपका एक फाइबर है, एक तरह का इसमें भी रेशा होता है, तो ये बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड्स जूस इज़ कल्टिवेटेड इन द गंगाज डेल्टा। जो हमारे गंगा के डेल्टा हैं वहाँ पर करीब करीब 85% पूरे विश्व का जूट वहाँ पर उगाया जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉप इज़ जैद, इसे हम जैद की फसल कहा जाता है। द वेराइटीज़ ऑफ जूट आर वाइट जूट, टोसा जूट। ये दो तरह की यहाँ पर वैरायटी बताई गई हैं। इसमें एक वाइट कलर का भी आता है जो हल्का सा कम ब्राउन होता है, और एक टोसा जूट होता है। टेम्परेचर नीडेड टू दिस क्रॉप इज़ 24 to 35 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 24 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और जो पूरी वार्षिक वर्षा चाहिए, पूरे साल जो वर्षा के चाहिए, वो कम से कम भी नहीं, उस एरियाज़ में 125 से लेकर के 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेजर प्रोड्यूसर आर वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। ये कुछ राज्य हैं भारत के जहाँ पर जूट जो है बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। भारत में और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश हैं, जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। लेकिन जो ये राज्य मैंने आपको बताए हैं इसमें लिखे हुए हैं, वो भारत के राज्य हैं जो कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट उगाया जाता है। ये आपके साथ फिर एक मैप मैंने शेयर कर रही हूँ। इसमें भी आपको जितना भी येलो कलर से जिन जिन स्टेट्स को कवर किया गया है, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर जूट उगाया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी आर ग्रोन इन शेड एंड कॉमनली विद टू टायर्स ऑफ शेड। ये ऐसी जगहों पे उगाया जाता है जहाँ पर सूरज की रोशनी कम होती है। वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ीज़ आर अरबिका, ये आपकी अच्छी क्वालिटी वाली है यानी कि प्राइमर कॉफ़ी है, एंड द रोबस्टा यानी कि ये लोअर क्वालिटी की है। अच्छी क्वालिटी की अरबिका और कम जो बेकार क्वालिटी एक तरह से कहते हैं सबसे कम अच्छी होती है, वो आपका रोबस्टा। जो टेम्परेचर इसके लिए चाहिए वो है 16 to 28 डिग्री सेल्सियस, इतना इसको टेम्परेचर चाहिए। और रेनफॉल यहाँ पर चाहिए 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल यहाँ पे चाहिए होता है। भारत में जिन जिन राज्यों में कॉफ़ी उगाई जाती है वो है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद कोलंबिया और फिर भारत इसके साथ हैं। नेक्स्ट ये इसका मैप है। इसमें जितना भी ग्रीन कलर का पार्ट है ये आपका कॉफ़ी का उत्पादक राज्य हैं हमारे। लास्ट नंबर पे आता है हमारा टी यानी कि चाय। टी इज़ द लेबर इंटेंसिव क्रॉप एंड 50% ऑफ द लेबरर्स आर वुमेन। ये एक ऐसा है जिसमें मज़दूरों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और इसमें ज़्यादातर जो मज़दूर होते हैं वो औरतें काम करती हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड। भारत जो है वो दूसरे नंबर पर उत्पादन करने वाला यानी कि सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा भारत में चाय उगाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला भारत ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा चाय का प्रयोग किया जाता है। इट ग्रोन फास्टर अंडर लाइट शेड, जहाँ पर आपकी रोशनी कम होती है, जहाँ पर ठंडक ज़्यादा होती है, ठंडी जलवायु में जहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं होती है, वहाँ पर ये अच्छा और बहुत जल्दी होता है। टेम्परेचर नीडेड टू टी इज़ 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। जो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए जिसमें कि हम चाय की खेती कर सकें तो उसके लिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है। और रेनफॉल यहाँ पर ज़्यादा चाहिए 150 to 300 सेंटीमीटर। मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन कौन से हैं भारत के, कौन कौन से किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है, वो है आसाम, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, मेघालय, केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। इन जगहों पर सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है।
ये मैप है जिसमें कि चाय के कुछ प्रोड्यूसर राज्य दिखाए गए हैं। अब यह आता है हमारा कि कृषि का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके लिए आपको मैं बताऊं तो ये बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को संदर्भित करता है। मतलब अगर हमारा देश, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश कहलाता है वैसे, और इसी के साथ साथ जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसी तरह से मांग भी बढ़ रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें कृषि का जो उत्पादन है उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें और फसलें ज़्यादा उगानी होंगी। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं जैसे फसली क्षेत्रों में वृद्धि, यानी कि खेतों को बढ़ाया जाए, लेकिन अगर हम खेत कम करेंगे तो हम फसल कहाँ उगाएंगे। दूसरा, उगाए जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाना, जो हम फसल उगा रहे हैं तो उसको भी हम ज़्यादा मात्रा में उगाएं। सिंचाई सुविधाओं में सुधार, जितना भी इरिगेशन किया जाता है, खेतों में पानी वगैरह दिया जाता है, उसमें भी हमें सुधार की आवश्यकता है। उर्वरकों का उपयोग और अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज, जितने भी हम इसमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं उनको, और साथ ही साथ जो हम इसमें क्रॉप्स को लगाते हैं उसके जो बीज हैं उनकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि हमारी जो खेती हो वो अच्छी क्वालिटी की होकर क्या है, ख़राब होकर के वेस्ट ना जाए। कृषि विकास का अंतिम उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। अब खेती होने के बाद जो हमारा अनाज हम खेतों से निकालते हैं उसके लिए भी हमें सुरक्षित स्थान की ज़रूरत होती है। कई बार आपने देखा भी होगा कि टीवी पर भी कई बार न्यूज़ आती हैं कि गेहूं की बोरियां भरी हुई बाहर रही थी और वो बारिश में भीग गई, क्योंकि उनको अंदर कहीं रखने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका जो सुरक्षा है वो हमें और बढ़ानी होगी। उनके भंडारण के लिए, उनको इकट्ठा करके रखने के लिए एक सही जगह जहाँ पे सही टेम्परेचर हो, वहाँ पे चूहे या दूसरे कोई इंसेक्ट्स वगैरह यानी कि कीड़े ना हो जो कि हमारी फसल को नुकसान पहुँचा दें। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर कर रही हूँ जिसमें भारत का एक ऐसा, मैं फार्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऐसे खेत के बारे में बात करेंगे, एक लैंड के बारे में बात करेंगे जहाँ पर कि एक भारत का और एक कंपैरिजन के लिए एक दूसरी कंट्री का हम खेत के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत के एक खेत के बारे में। ये आकार में छोटे होते हैं। भारत में जो हमारे खेत होते हैं वो छोटे होते हैं, साथ ही साथ बाज़ारों से शुद्ध किए गए HYV बीजों का उपयोग करते हैं। भारत के जो किसान हैं वो इस तरह के बीजों का उपयोग करते हैं। दोस्तों, बड़ों या सरकार से सलाह लेते हैं। जब कोई भारत का किसान होता है वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल में, या अपने घर के जो बड़े हैं उनसे, या फिर सरकार से वो सलाह लेते हैं। खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर या बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। हमारे खेतों में जो आप देखते होंगे ट्रैक्टर चला करके या तो उसकी जुताई की जाती है, जो मिट्टी को हम थोड़ा ढीला करते हैं, या फिर क्या करते हैं बैलगाड़ी। अगर हम बहुत ही लोअर बैक एरियाज़ में जाएं तो वहाँ पर बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल होता है। सिंचाई गतिविधियों के लिए ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं। अगर हम कहीं पे भी, आप देखते होंगे खेतों के बीच में ट्यूबवेल लगी रहती है, वहाँ से पानी को हम छोटी छोटी नालियाँ बना करके खेतों तक पहुँचाते हैं और अपने अपने खेतों तक उस पानी को ले जाते हैं। इसके अलावा पशुपालक अधिक आय अर्जित करने के लिए हम पालते हैं। जो हम, आपने देखा होगा बहुत से किसान जानवरों को भी पालते हैं और फिर उन्हें या तो हम जैसे डेयरी वगैरह चलाने के लिए दूध का हम काम करते हैं कोई, या उनको बेचने के लिए। तो ये कुछ एक्स्ट्रा हम इनकम लेने के लिए जानवरों को पालते हैं। परिवार के सभी सदस्य विभिन्न कृषि विधियों में उसकी मदद करते हैं। फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी न किसी तरह से अपने फादर की, यानी कि उस किसान की हेल्प करते हैं। किसान HYV बीज और औजार खरीदने के लिए एक बैंक या कृषि सहकारी समिति से ऋण लेते हैं, उधार भी लेते हैं। वो कई बार लोन वगैरह लेता है किसान, क्यों? क्योंकि उसे बीज खरीदना है या उसे जो है औजार खरीदने हैं, कोई ऐसी मशीन वगैरह खरीदनी है जिससे कि वो खेत पर काम कर सकें। भंडारण यानी कि जो अनाज है उनको
रखने के लिए जगह। तो भंडारण की सुविधाओं में कमी करना ताकि वे तब भी उपज बेचने के लिए मजबूर हों जब बाज़ार उनके अनुकूल हो। अब कई बार क्या होता है कि हमने गेहूँ उगा लिया, लेकिन गेहूँ को रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी कि जिस भी रेट निकल रहा है बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है, इट्स ओके, और मैं अपना गेहूँ बेच दूँगी। मार्केट अच्छा है या मार्केट हमारा ऊपर है, मतलब रेट अच्छा जा रहा है या कम जा रहा है, मुझे वो निकालना है, क्योंकि पता चला वो ख़राब हो गया तो वो मेरा किसी भी काम का नहीं है। तो मैं जिस भी भाव निकल सकता है उसे निकालने की कोशिश करूँ। लेकिन अगर मेरे पास गेहूँ को रखने का प्रॉपर प्लेस होगा, सही जगह होगी, तो क्या होगा, जब मैं देखूँगी कि मार्केट अच्छा है यानी कि रेट अच्छे जा रहे हैं, तो ही मैं अपना गेहूँ बेचूँगी, मैं मजबूरी में नहीं बेचूँगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी एक पॉइंट है जो भारत के किसान के साथ होता है। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण सुविधा विकसित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अभी कुछ ऐसे इस चीज़ पर काम किया जा रहा है कि किसान को अपना अनाज रखने के लिए सही जगह उसे दी जा सके। अब हम ये दूसरा एक खेत है फार्म हाउस जिसके बारे में हम बात करें, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो यहाँ का, अभी आपने भारत के किसान के विषय में मैंने आपको बताया, अब मैं बताऊँगी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान के बारे में और वहाँ के खेतों के बारे में। यहाँ के जो खेत हैं वो आकार में बहुत बड़े होते हैं। किसान आमतौर पर खेत में ही रहता है ताकि वो अपनी फसल की पूरी हिफाजत कर सके। उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलों में मकई, सोयाबीन, गेहूं, कपास और गन्ना है। ये सारी एक तरह से आपकी व्यापारिक फसलें हैं, इनका व्यापार किया जाता है। कीटों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे आपका बहुत जगह दीमक लग जाता है या दूसरे हमारे बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए पूरे ढंग से वो तैयार होते हैं, उनका पूरा उपाय करते हैं ताकि फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे उसके लिए कोई कीटनाशक दवा डालते हैं या जो भी वो ज़रूरत है उसका इस्तेमाल प्रॉपर करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें समय समय पर मिट्टी के नमूनों को प्रयोगशाला में जांचा जाता है कि पोषक तत्व पर्याप्त है या नहीं। यानी कि फसल लगाने से पहले और इसके बीच में भी वो अपनी मिट्टी को लैब में भेजते हैं, वहाँ पर चेक किया जाता है कि उसमें जो न्यूट्रिशंस चाहिए हैं जिससे कि फसल अच्छी हो जाए वो है उसमें या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका भी वो उपाय करते हैं और उतनी ही मात्रा में वहाँ पर खाद वगैरह डालते हैं। लेकिन अगर पता चलता है मिट्टी अच्छी उपजाऊ है, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो भरपूर मात्रा में हैं, तो वो उसमें अपनी उर्वरक कम डालेंगे, यानी कि खाद वगैरह कम डालेंगे। तो इससे उनकी जो चीज़ें हैं, अब खाद का उतना ही इस्तेमाल फिर वो कर रहे हैं जितनी ज़रूरत है। किसान का कंप्यूटर उस उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे अपने क्षेत्र की सटीक तस्वीर देता है। अब ये देखिए कितना यहाँ पर एक तरह से टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने कंप्यूटर को उस उपग्रह से जोड़ते हैं जो कि उनके जितनी भी एरिया हैं उनकी सही तस्वीर उनको दिखाता है। इससे किसानों को जहाँ भी आवश्यकता होती है वे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने में मदद करता है। जहाँ उन्हें ज़रूरत है वहाँ खाद डालते हैं, जहाँ ज़रूरत है उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पर कीड़ा लग रहा है या यहाँ पर जो, क्योंकि सटीक उनको बिल्कुल सही पिक्चर उन्हें उपग्रह से यानी कि सैटेलाइट से मिल गई है, तो वो क्या करते हैं उतना ही उसमें जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ पर कीटनाशक दवाएँ यानी कि कीड़ों को मारने वाली दवाएँ डालनी हैं तो वो वहाँ डालेंगे। जहाँ उन्हें ज़रूरत लग रही है कि यहाँ खाद डालनी है वहाँ वो खाद डालते हैं। किसान विभिन्न कृषि कार्यों को करने के लिए ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, लेवलर, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग करते हैं। ये सारी ही वो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो बड़े बड़े खेतों पर घंटों के कामों को बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं। वहीं इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का भारत के किसान के पास अभाव रहता है। अनाज को स्वचालित अनाज भंडारण में संग्रहित किया जाता है या बाज़ार एजेंसियों को भेजा जाता है, या तो वो मार्केट में जो एजेंसी हैं डायरेक्टली उनको सेल आउट कर देते हैं कि, या फिर कहते हैं आप रख लीजिए, जैसे ही रेट होगा मैं अपना
कर दूंगा वहाँ पर, बेचूंगा या नहीं बेचूंगा। या फिर कुछ ऐसी खुद ऐसी अनाज भंडारण वाली आपकी कुछ वहाँ पे ऐसी एजेंसियाँ चल रही हैं जहाँ पर वो रखवा लेते हैं, चाहे वो रेंट पर लेते होंगे या इस तरह का कुछ, जहाँ पर वो अपने अनाजों को सुरक्षित रख लेते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से हमने आज आपके साथ दो तरह के खेतों के विषय में बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का कंपैरिजन दिखाया। क्या क्या विकास कृषि में यानी कि खेती में विकास करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया, और कुछ मुख्य फसलों के विषय में भी आपको बताया गया। आई होप कि आपको मेरी ये पूरी वीडियो में जो भी पॉइंट्स आपको मैंने आज बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आता है जो आपको लगता है कि हमें पूछना चाहिए, तो आप ज़रूर पूछिएगा और जो भी आपको समस्या है वो बताइएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।